चेस्ट में बहुत ज़्यादा हैवीपन महसूस हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, उनकी पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है अचानक से। ये टेंशन रहती है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। हार्ट अटैक वाला आप इंसिडेंट देखते हैं तो तभी आपको सिम्टम होना शुरू हो जाएंगे। कि हार्ट अटैक में तो देखिए कुछ सिम्टम्स आते हैं, आपके लक्षण आएंगे, बट कार्डियक अरेस्ट में अचानक से हार्ट हमारा काम करना बंद कर देता है। मतलब इन टेस्ट की मदद से हमें पहले ही पता चल जाएगा कि हार्ट में ब्लॉकेज है कि नहीं। जी जी, वो टेस्ट ये बता देता है कि आपको ये वाला कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे सिर से लेकर पैर तक की हर एक बीमारी का सही समय पर पता लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए आपको टेस्ट तो करवाना ही होगा, लेकिन कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए और किस तरह से करवाना चाहिए, इस सब की डिटेल में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी। डॉक्टर समीर, स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। डॉक्टर समीर, वो कहते हैं ना कि आधी बीमारी तो शुरू ही टेंशन से होती है, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें मेंटल हेल्थ पर ही बात करनी चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रेस का जैसे हम बात करते हैं वो एक रूट कॉज है। इनफैक्ट 95% जो हमारी बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक है, मतलब आपके पहले ब्रेन में आएगी, उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर आएगी। तो बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि मतलब अगर हमारी मेंटल हेल्थ ठीक है तो बहुत तरह की जो डिजीज़ है उनसे हम बच सकते हैं। डॉक्टर समीर, पैनिक अटैक आजकल बहुत आम हो गया है। लोगों को अकेलापन महसूस होता है, इनसिक्योरिटी फील होती है, घबराहट होती है। तो क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिसे हम पता लगा सकते हैं पैनिक अटैक का, ताकि हम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रख सकें? देखिए, पैनिक अटैक की हम बात करें तो थोड़ा उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे कई बार हम अकेलेपन की बात करते हैं, लॉनलीनेस एक अलग चीज़ हो गई, या हम डिप्रेशन या एंग्जाइटी की बात करें वो एक डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम हो गई। बट पैनिक अटैक में बेसिकली होता क्या है कि बॉडी के अंदर वो सिम्टम भी आपके मैनिफेस्ट करते हैं, मतलब उसी तरह के लक्षण भी बॉडी के अंदर आएंगे। कई बार जैसे लोग आते हैं टेस्ट कराने के लिए तो उनको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम, मतलब सिम्टम उनको ऐसे ही आएंगे जैसे एक्चुअल में किसी को प्रॉब्लम होती है कि आपकी हार्ट रेट बढ़ जाना, इसके अलावा आपको चेस्ट में कुछ हैवी महसूस होना, स्वेटिंग होना। जैसे कई बार हार्ट अटैक के केस के अंदर जैसा हम देखते हैं कि पसीना आना, चेस्ट हेवी होना, बट सेम इसी तरह के सिम्टम होंगे और सिम्टम देख के किसी को भी लगेगा कि इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। या कुछ लोगों के अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है कि जैसे उनको अक्सर चक्कर आते रहते हैं, पर वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ या इंसिडेंट होता है जिस समय वो ट्रिगर हो जाता है। तो पैनिक अटैक को टेस्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने पूछा कि हम पता कैसे लगाएं कि ये पैनिक अटैक है या एक्चुअल में उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। तो उसके लिए अगर ऐसे किसी को कई लक्षण दिखते हैं जिसमें उनको चक्कर बार बार आ रहे हैं बेवजह किसी भी रीज़न से, सेरोटोनिन हो गया, कोर्टिसोल हो गया, तो सुबह जब हम उठते हैं उस समय ये वाले हार्मोन रिलीज़ होते हैं। और एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जो कि रात को सोने के लिए, मतलब हमारी नींद को इंड्यूस करता है। तो शाम को मेलाटोनिन आपका रिलीज़ होगा जो कि 12 बजे तक रिलीज़ होगा। पर आजकल जैसा हम देखते भी हैं यूथ की वो 12 बजे के बाद सोते हैं, तो उस समय आपका मेलाटोनिन ठीक तरीके से रिलीज़ नहीं होगा तो आप बहुत डीप स्लीप में जाएंगे नहीं। या फिर जैसा हम देखते भी हैं एक टेस्ट होता है, ईईजी टेस्ट कहते हैं। ईईजी टेस्ट के अंदर आपकी ब्रेन वेव्स का पता चलता है। जैसे हार्ट के लिए हम ईसीजी टेस्ट करते हैं, उसमें हार्ट में आप वो वेव्स देख पाते हैं। तो ब्रेन में भी इस तरह की वेव्स होती हैं जिसमें अल्फ़ा, बीटा, थीटा और डेल्टा वेव्स। तो मतलब हम डेल्टा में जा रहे हैं तो हम गहरी स्लीप में हैं। हम अगर बीटा में हैं तो हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो जैसे हम बीटा में हैं। कई बार जब हम मेडिटेशन करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय हम अल्फ़ा में होते हैं। पर आजकल जैसा देखा है कि जब भी हम सोने के लिए जाते हैं तो उस समय भी हम अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या कुछ हम ऐसा देख रहे हैं जो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहा है, ये भी ज़रूरी है कि हमारी ब्रेन वेव्स किस पैटर्न में चल रही है। डेल्टा में हमें अच्छी डीप स्लीप आती है, पर आजकल हम डेल्टा तक पहुंच नहीं पाते।
तो डीप स्लीप के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को अल्फा में रखें। उसके लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छा है जो हेल्प करती है। पर एक जैसा आपने टेस्ट के लिए पूछा कि स्लीप के लिए क्या टेस्ट होता है, तो आजकल काफ़ी लोग हैं जिनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम भी रहती है रात को। तो स्नोरिंग की प्रॉब्लम जिनको होती है उनमें हो सकता है स्लीप एपनिया हो, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसको हम कहते हैं। तो एक टेस्ट होता है जिसको हम स्लीप टेस्ट कहते हैं। तो वो आप टेस्ट करा सकते हैं। उसमें ये पता चल जाता है कि आपको स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है कि नहीं। फिर उसके बाद आप किसी ईएनटी या किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, क्योंकि स्लीप एपनिया का इलाज, ट्रीटमेंट संभव है, बट पहले आपको जानना ज़रूरी है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जितने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के ज़्यादा रीज़न है वो भी स्लीप एपनिया रहता है और लैक ऑफ स्लीप रहती है। या कई बार कुछ इस तरह के सिम्टम होते हैं कि आपकी नींद पूरी हो गई पर आप सुबह फिर भी थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है आपको स्लीप एपनिया हो। तो स्लीप टेस्ट बहुत इजीली अवेलेबल होता है सभी हॉस्पिटल्स में। तो जिनको इसी तरह के लक्षण है तो वो अपना स्लीप टेस्ट करा सकते हैं। तो डॉक्टर समीर, ओवरऑल अपनी ब्रेन की हेल्थ चेक करने के लिए हमें टेस्ट करवाना कौन सा चाहिए? हाँ, देखिए, ब्रेन की हेल्थ की अगर हम बात करें तो एक तो ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल शुरू हो गई है। आपने एक टर्म सुना होगा, ब्रेन फॉग। मतलब हम कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हम फोकस नहीं कर पाते हैं, हमें फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा रहता है, छोटी छोटी बातों को हम भूल जाते हैं। तो एक तो ब्रेन हेल्थ की अगर हम बात करें तो अगर हम बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो ब्रेन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। पर कुछ डेफिशिएंसीज भी होती है जो ब्रेन में हम बात करें कि कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी रहती है, या अगर हम करें कि अगर हम डिहाइड्रेटेड है, हमारा वाटर इनटेक ठीक नहीं है, तो वो भी कई बार इस तरह के सिम्टम्स ब्रेन फॉग प्रोड्यूस करता है। तो एक तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं और आपको ब्रेन हेल्थ ठीक रखनी है तो एक आपका विटामिन B12 लेवल ठीक रहना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर देखते भी हैं जिनमें इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, तो उनका विटामिन B12 डेफिशिएंट रहता है। तो अपना B12 आप टेस्ट कराएं। B12 की अगर कमी होगी तो आपके डॉक्टर उस तरह से आपको सप्लीमेंट बताएंगे या फिर आपकी डाइट में कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत होती है। तो विटामिन B12 आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर समीर, कई बार ऐसा भी होता है कि हम फ़ोन उठाते हैं किसी को कॉल करने के लिए और भूल जाते हैं कि कॉल किसको करना था, या कहीं जाते हैं कुछ काम करने के लिए तो भूल जाते हैं कि हम आए किस काम से थे। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऐसा भी इस वजह से होता है कि एक तो इसमें फर्स्ट रीज़न इज़ मल्टीटास्किंग। सेकंड रीज़न जो होता है कि जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी आपको लॉस रहती है, डिमेंशिया जिसको हम कहते हैं, या फिर आप ज़्यादातर एल्डरली लोगों के अंदर उम्र बढ़ती है तो एल्जाइमर होना शुरू हो जाता है। इवन आजकल तो यंग लोगों के अंदर भी एल्जाइमर काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं। तो इसका मेन रीज़न एक तो पहले आपको ये विटामिन B12 टेस्ट करा कर देखना। अगर आपका विटामिन B12 डेफिशिएंट है तो आप उसको लेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आपको थोड़ा एक्सरसाइज या आपको अपना मूवमेंट का शेड्यूल बनाना है, क्योंकि हम लोगों की लाइफस्टाइल इस तरह की है डेस्क की कि हम बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो एक्सरसाइज का भी बहुत बड़ा रोल है। तीसरा, आपको ऑक्सीडेशन बढ़ाना है बॉडी में, मतलब जिसमें हम कहें कि डीप ब्रीदिंग या इस तरह की कुछ आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है ताकि आपका पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है वो एक्टिवेट रहे, तो वो भी आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत बेटर है। और एक सनलाइट, जैसे हमारी सनलाइट का एक्सपोजर कम रहता है तो हम सनलाइट के अंदर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो वो भी हमारी ओवरऑल न्यूरोलॉजिकल हेल्थ, ब्रेन हेल्थ के लिए बेटर होगा। तो जैसा आपने बताया है कि आजकल हम छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, फॉरगेटफुलनेस हम लोगों को बढ़ रहा है, तो ये 3-4 चीज़ें अगर आप करेंगे तो काफ़ी हद तक आपके जो इस तरह के सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। डॉक्टर समीर, क्या कोई ऐसा भी टेस्ट है जिसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में फैट का कितना परसेंटेज है या मसल का कितना परसेंटेज है? बिल्कुल, देखिए ये हमें देखना ज़रूरी है और जैसा हम देख भी रहे हैं, इनफैक्ट ICMR की रिसर्च भी आई है और भी जो भी रिसर्च शो करती है कि ख़ास तौर पे इंडियंस में, भारतीयों के अंदर मसल परसेंटेज बहुत कम है। या आपने कहते हुए सुना भी होगा, कई बार लोग थोड़े स्लिम होते हैं, उनको कहते हैं कि आप तो फिट हैं, बट स्लिम होना, फिट होना, हेल्दी होना, इन सब के अंदर बहुत फ़र्क है। मतलब फिट होना और हेल्दी होने में फ़र्क है, बिकॉज आप पतले हैं, स्लिम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी में फ़ैट कितना है। मेल और फीमेल के लिए फ़ैट परसेंटेज डिफरेंट है।
तो हमें उस फैट परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारा फैट मेंटेन करना होता है। जैसे फीमेल में आमतौर पे देखें कि अप्रॉक्सीमेटली आपका 30% के करीब बॉडी फैट होना चाहिए और मेल्स में अप्रॉक्सीमेटली 20%, बट थोड़ा एज वाइज ये वेरी करता है। बट अगर आप पतले हैं, आप स्लिम हैं, बट आपका फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो वो भी उतना ही हानिकारक है जितना जो लोग ओबीज होते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है। दूसरा, जिनका एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है, जैसे अभी फ़िलहाल एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पाया गया था, ख़ासतौर पे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, जैसे आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता वगैरह की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर लोगों के अंदर एब्डोमिनल ओबेसिटी ज़्यादा है। तो जिनमें एब्डोमिनल ओबेसिटी ज़्यादा होगी उनमें फैटी लीवर भी होगा और भी प्रॉब्लम होगी। तो पतले होना, फिट दिखना या एब्डोमिनल फैट होना, ये भी उतना ही खतरनाक है जितना आप ओबीज हैं, आपका वज़न ज़्यादा है। तो फैट परसेंटेज जानने के लिए जैसे ज़्यादातर हेल्थ सेंटर्स में, जिम वगैरह के अंदर एक बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस टेस्ट होता है, तो वो करा सकते हैं, पर उसकी रीडिंग थोड़ी प्लस माइनस हो सकती है। उसमें पता चल जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर परसेंटेज कितना है, मसल परसेंटेज कितना है, आपका फैट परसेंटेज कितना है, इवन आपका विसरल फैट जो कि एक खराब फैट होता है, हमारे ऑर्गन के ऊपर जमा होता है, वो कितना परसेंटेज है। तो वो आपको जब पता लगेगा, आप उसको जब मेजर कर लेंगे, तो उस तरह से आप उसको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम देखें, एक होता है आपका डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट। तो जो डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट है, ये बता देगा कि आपके ओवरऑल मसल परसेंटेज कितना है। दूसरा, आपका फैट परसेंटेज कितना है। फैट में भी जैसे विसरल फैट की मैंने बात करी, वो कितना है, बिकॉज विसरल फैट आपको बाहर से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों का टमी निकला हुआ होता है, बेली फैट होता है, तो वो तो आपको बाहर से दिख रहा है, सबक्यूटेनियस फैट है। बट विसरल फैट आपके ऑर्गन के ऊपर है, जो कि ज़्यादा खतरनाक है। तो उसके लिए डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें आपको अपना फैट परसेंटेज, साथ के साथ आपकी जो बोन्स है, बोन्स कितनी कमज़ोर है, क्या उनमें ऑस्टियोपीनिया है, मतलब वो कमज़ोर हो रही है, या ऑस्टियोपोरोसिस है कि वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि आप कहीं भी गिरते हैं आपको फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ सकती है। तो 40 की एज के अंदर एक हमें डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। 50 की एज में भी, जो ख़ास तौर पे फीमेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है ऑस्टियोपोरोसिस, तो उनको कराना चाहिए। पर ओवरऑल इन जनरल जो अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा कॉन्शियस हैं, तो वो लोग डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट करा सकते हैं। डॉक्टर समीर, आजकल डाइटिंग भी अलग अलग तरीके की आ गई है। कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करता है, कोई कीटो डाइट या नो कार्ब डाइट। तो वेट लॉस जर्नी में हमें कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए अपनी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए? बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट आपने जो क्वेश्चन है पूछा। ज़्यादातर लोग जैसे डिटॉक्स डाइट करते हैं या किसी भी तरह की फास्टिंग लंबे समय तक आप कर रहे हैं, तो बॉडी के अंदर कुछ तरह की डेफिशिएंसीज हो जाती है। इनफैक्ट ज़्यादातर हमने ऐसा भी देखा कि कई लोग फास्टिंग करते हैं बट उनकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आती। तो उसका रीज़न क्या होता है कि जब वो फास्टिंग कर रहे हैं उसके बाद वो ओवर ईटिंग करते हैं, या उनका इंटरमिटेंट फास्टिंग की अगर हम बात करें तो कुछ लोग 8 घंटे तक खा रहे हैं और उसके बाद फिर वो नहीं खा रहे हैं। बट जो 8 घंटे, उस 8 घंटे में आप खा क्या रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार इस तरह की फास्टिंग में लोगों के शुगर्स लेवल बढ़े हुए होते हैं, या और भी अदर चीज़ें हम देखें कि अगर वो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल मॉनिटरिंग करते हैं तो वो भी बढ़ा हुआ है। बट फास्टिंग में तो एक्चुअल में कम होना चाहिए, वो ठीक तरह से फास्टिंग होती नहीं है। या फिर कुछ लोग बहुत डेफिशिएंसीज़ में चले जाते हैं कि जैसे आमतौर पे विटामिन डी एंड B12 तो चलिए सब में डेफिशिएंट मिलता है, बट उन लोगों के अंदर आयरन, उनका हीमोग्लोबिन भी कम रहता है। तो जो लोग इस तरह की फास्टिंग में जाते हैं तो कुछ अपनी बेसिक टेस्ट मॉनिटर ज़रूर करते रहें। एक तो जैसे अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, और साथ के साथ अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज़रूर देखें। इसके अलावा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल इसलिए हम बात करते हैं कि आप कई बार कुछ इस तरह के अनहेल्दी स्नैक्स ज़्यादा लेते हैं, कुछ ट्राइग्लिसराइड बनाने वाली चीज़ें जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो इससे आपके कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बढ़ जाएंगे।